स्वागत करने के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया कि आप बहुत देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, बाहर ठंड है तो अंदर अच्छा लगता होगा। हर चीज़ में से हमने पॉजिटिव देखना चाहिए। आपके इस प्यार के सामने मैं नतमस्तक हूँ। फ्रेंड्स, में दूसरा मौका है मेरे लिए जब मैं कोरिया आकर के भारतीय समुदाय से मुलाकात कर रहा हूँ। भारत और कोरिया के संबंधों का आधार सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट ही नहीं है। इसका मुख्य आधार है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देश से आए या फिर यहीं रह रहे आप सभी भारतीय हमारे संबंध की बुनियाद है। राजदूत तो एक होता है, लेकिन राष्ट्रदूत अनेक होते हैं। भारत और कोरिया के बीच आत्मीयता का ये संपर्क नया नहीं है। प्राचीन काल में भारत की राजकुमारी सूर्यरत्ना हजारों किलोमीटर की यात्रा कर के यहाँ पहुँची थी। उनका विवाह यहाँ के राजा से हुआ। आज भी लाखों कोरियाई अपने आप को उनके वंशज मानते हैं और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोरियाई समाज से एक प्रकार से हम लोगों का खून का रिश्ता है। कोरियाई समाज की रगों में जो खून दौड़ रहा है, उसमें भारत का भी अंश है। आज भी अयोध्या में राजकुमारी की मूर्ति स्थापित है और पिछली दिवाली पर यहाँ की प्रथम महिला किम जोंग सुक वहाँ पर साक्षी रही। बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ अयोध्या में। शायद यहाँ पर भी टीवी पे टेलीकास्ट हुआ होगा। शायद जिस समय भगवान राम जी वापस आए थे और अयोध्या में रोशनी थी, हजारों साल के बाद वैसी रोशनी फिर से अयोध्या में हुई थी। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया के संबंधों को बौद्ध धर्म ने भी बहुत ताकत दी, बहुत सशक्त बनाया। एक कोरियाई बौद्ध भिक्षुत होइचो ने 8वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। फ्रेंड्स, ये जानकर अच्छा लगता है कि कोरिया के विकास में भी जिस प्रकार से पुरातन चीजें हमें प्रेरणा देती हैं, आप सबका पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। यहाँ पर भारतीय मेधा और कौशल का बहुत सम्मान है। आप कोरिया में रिसर्च तथा इनोवेशन में योगदान दे रहे हैं। भारत में रहकर कोरियाई कंपनियों को R&D फैसिलिटीज प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन एकेडमिक्स, रिसर्चर्स तथा पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स अग्रणी कोरियाई यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ रहने वाले भारतीय कोरिया की आर्थिक समृद्धि के साथ ही यहाँ की संस्कृति और सामाजिक जीवन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, कोरिया में योग को बहुत सम्मान और स्नेह मिला है। आप लोग करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाहर वाले तो पूछते होंगे जब भी मिलते होंगे, अच्छा भाई तुम योग का क्या जानते हो? तो आप कहते हो नाक पकड़ के बैठ जाओ यार, हो जाए। सोल, बुसान तथा अन्य शहरों में 2000 से ज़्यादा लोगों ने
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बहुत ही मनोयोग से, जोश के साथ हिस्सा लिया था। कोरिया में आप सभी होली, दिवाली, बैसाखी, एक प्रकार से सभी भारतीय उत्सवों को सिर्फ मनाते ही नहीं, बल्कि उसमें अपने कोरियाई दोस्तों को शामिल भी करते हैं। अब यहाँ के शहरों में भारतीय रेस्टोरेंट्स को जगह मिलनी शुरू हो गई है। वहीं यहाँ के मेनू में भारतीय डिशों को भी स्थान मिल रहा है। यहाँ के लोग भी जानने लगे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर भारतीय फिल्में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं। अब कोरियाई बच्चों के बीच कबड्डी कबड्डी भी सुनने को मिल रहा है। बोल रहे हैं यहाँ के लोग कबड्डी। साल 2018 में तो एशियन गेम्स में कोरिया की टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता है। इसके लिए मैं यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि राजदूत एक ही होता है, लेकिन हर हिंदुस्तानी जहाँ भी हो वो राष्ट्रदूत होता है। एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर हैं। 30 मिलियन ओवरसीज इंडियंस, इनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन से दुनिया भर में देश की साख बढ़ी है। और मैं जिस देश में भी जाता हूं, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि भारतीयों की प्रतिष्ठा कानून मानने वाले नागरिकों के तौर पर बड़े गौरवपूर्ण रूप से उल्लेख होता है। फ्रेंड्स, हमारे देश के लिए ये साल जरा खास है। क्यों? क्यों? इसलिए खास है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है। एक ऐसा अवसर है जब हम उन्हें याद करें, उनकी शिक्षाओं, उनके दर्शन से प्रेरणा हासिल करें। और मैं चाहूंगा महात्मा गांधी जैसा इतना विराट व्यक्तित्व, विश्व मानव, जिस समय दुनिया में इस महापुरुष की जिस रूप में पहचान होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से नहीं हुई। नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती है, मार्टिन ल्यूथर किंग को जानती है, कैनेडी को जानती है। दुनिया अभी भी गांधी के संबंध में कहते हैं, अच्छा कौन है, कहाँ से है? क्या हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि भारत के पास इस युग की इतनी बड़ी विरासत, महात्मा गांधी, दुनिया के हर बच्चे के ज़बान पर गांधी का नाम होना चाहिए। ये हमारा सपना होना चाहिए। वे विश्व मानव थे। और आज जब दुनिया बहुत सी चुनौतियों से जूझ रही है, तो महात्मा गांधी का दर्शन और भी प्रासंगिक हो जाता है। बापू के जीवन में प्रकृति के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, उनकी भूमिका थी। अपने जीवन में पर्यावरण से तालमेल बिठाने पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। कोरिया में बापू को अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि दी जा रही है। बापू की याद में हम सभी कोरिया में 150 पौधे लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कोरिया के साथ हर दिन हमारे संबंध मजबूत रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और मजबूती के साथ बढ़ते जा रहे हैं।
कोरिया और भारत इस पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच एक स्पष्ट और सहज भागीदारी है। हम मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी साझेदारी को भारतीय कंपनियों की कोरिया में मौजूदगी और मजबूत कर रही है। कोरियाई ब्रांड तो भारत के घर घर तक का हिस्सा बन चुका है। एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसे कोरियाई ब्रांड तो भारत के गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। लोगों की बोलचाल का हिस्सा तक बन गए हैं। फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हम आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है। 2014 के पहले हम यही सुनते थे कि भारत यानी फ्रेजाइल 5 में एक। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज बड़ी इकोनॉमी में दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और अगले कुछ ही साल में भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 5 ट्रिलियन की क्लब में हम होंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। और जब 2014 में मैंने जब कार्यभार संभाला था, तब दुनिया में आर्थिक दृष्टि से हम 11वें नंबर पर थे। आज हम 6 पर पहुंच गए और 5 होने में देर नहीं लगेगी, आप विश्वास कीजिए। और हमारी कोशिश ये है कि अगले 1.5 दशक में भारत टॉप 3 में जगह बना ले। फ्रेंड्स, भारत में पिछले 4.5 साल में हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने में जुटे हैं। निरंतर हो रहे आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कारण हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आज सिस्टम का हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था। उसके बाद आर्थिक रूप से देश के एकीकरण का काम जीएसटी के द्वारा हुआ है। हमने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। हमने फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमने ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। और दुनिया को अचरज हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है क्या? वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने मुझे स्पेशली फोन किया था। बोले हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि कोई देश डिटर्मिनेशन के साथ इतना बड़ा परिणाम ला सकता है। और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि लाए। हम बहुत ही जल्द आ गए, मतलब वहां मौज करो, ये मोदी नहीं कर सकता। और मैंने जिस दिन ये परिणाम आया, इतना बड़ा जंप लगाया, लोग खुशी मना रहे थे। मैंने कहा मुझे वादा करो 50 में कैसे जाएंगे, टॉप 50 में भारत कैसे अपनी जगह बनाएगा। फ्रेंड, दुनिया में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। और इसलिए देश को पिछले 4 वर्षों में रिकॉर्ड $263 बिलियन का
एफडीआई प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग अभी हाल में भारत आए होंगे। आपको अपना देश बदला हुआ दिखा होगा। बोलो ना, आते ही नहीं हो क्या? अगर आए होंगे तो जरूर बदला हुआ नजर आया होगा। पिछले 4 साल में भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज भारत में करीब करीब हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है और इसके लिए सिर्फ 1000 दिनों में 33 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में पिछले 4 साल में जितने बैंक अकाउंट खोले गए उसके 50% अकेले हिंदुस्तान में खोले गए। और खाते खोले गए इतना ही नहीं, ये गरीब लोग हैं। जब बैंक में खाता खुला तो उनको भी सेविंग करने का मन कर गया। इन खातों में आज $12 बिलियन जमा है। दुनिया इस समय भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्रांति बड़ी बारीकी से देख रहा है। मुद्रा योजना के तहत 128 मिलियन लोगों को $90 बिलियन से अधिक का माइक्रो क्रेडिट दिया गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें से 74% ऋण लेने वाली महिलाएं हैं और अधिकतम फर्स्ट टाइमर है। बैंक का दरवाजा पहली बार देखा, बैंक से पैसा पहली बार लिया। यानी ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है, आप अंदाज लगा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए आज एफोर्डेबल पेंशन स्कोर और इंश्योरेंस की ऐसी स्कीम है जिसमें 90 पैसे लेकर, यानी 90 पैसे से लेकर के ₹1 तक का प्रीमियम है। 90 पैसे कुछ नहीं होता है जी। इतने से प्रीमियम से गरीब व्यक्ति का 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पक्का हो रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, लोग उसको मोदी केयर के नाम से जानते हैं, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। यानी 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज, मतलब अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इनकी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा। और ये हिंदुस्तान कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज भारत का नाम लिया जाता है। ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे देश की प्रतिष्ठा को शक्ति मिली है। डिजिटल इंडिया से भारत के लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आया है। आज करीब करीब हर भारतीय के पास बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है। देश के 1.25 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। फ्रेंड्स, आज कई मामलों में भारत दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की पंक्ति में खड़ा है। विश्व में टीबी के खात्मे के लिए दुनिया ने 2030 टारगेट बनाया है। भारत में ये टारगेट 2025 रखा है। और 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 2025 में ये गोल अचीव करके रहेंगे। आज क्लीन एनर्जी के मामले में हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना और गति देने की हमारी पहलों से भारत ग्लोबल लीडरशिप से ग्रीन इकोनॉमी दोनों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारा देश दुनिया में
रिन्यूएबल एनर्जी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आज दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते? लोग हाथ मिलाते हैं तो छोड़ते हैं क्या? इंडिया पकड़ के रखते कि नहीं है? ये बदलाव आया है। फ्रेंड, मैं आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि आप भारत के सकारात्मक विकास की जानकारियां को अपने कोरियन मित्रों के साथ साझा करें। मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। कोरिया जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज भारत में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। इसी ऊर्जा के प्रतिनिधि के रूप में कल मुझे सोल पीस प्राइज का सम्मान दिया जाएगा। ये पुरस्कार मेरा नहीं है। मैं तो बस 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से और 3 करोड़ प्रवासी भारतीयों की तरफ सिर्फ उसको स्वीकार करने के लिए आया हूं। ये पुरस्कार हर भारतीय के पुरुषार्थ का सम्मान है, हर हिंदुस्तानी नागरिक के पुरुषार्थ का सम्मान है। ये पुरस्कार उस मेहनत को मान्यता देता है जो पिछले 4 साल में भारतीयों ने लगातार दिन रात की है। मैं एक बार फिर से मैं देश का मान बढ़ाने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इस देश में आपकी तरक्की और उपलब्धियों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां कुंभ का मेला नया नहीं है। नई पीढ़ी के लोग जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके यहां जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे उनका मन करता है कि जरूर कुंभ के मेले में जाए। हमारे देश के त्योहार, इस प्रकार के मेले, वो उसका चित्र मन में आते ही एक निश्चित प्रकार की छवि उभर करके आती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत, यानी कुंभ का मेला छोटा नहीं होता है जी। हर दिन गंगा के तट पर यूरोप का एक देश डेली इकट्ठा होता है वहां। और पूरे कुंभ के मेले के दरमियान गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या 4 कोरिया से ज्यादा होगी। यहां की जनसंख्या से 4 गुना लोग उस गंगा में स्नान करेंगे जब ये कार्यक्रम पूरा होगा। तो कितनी बड़ी ताकत। और पहली बार ये ध्यान में आया है कि जो भी कुंभ के मेले में गए हैं उन्होंने मेले की व्यवस्था और मेले की स्वच्छता इसकी चर्चा व्यापक रूप से की है। वरना हमारा स्वभाव था ऐसी चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं था। हमको आदत हो गई, अरे चलता है चलो यार। पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुंभ मेले की चर्चा करते हुए कुंभ मेले की स्वच्छता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये देश अगर ठान ले क्या कर सकता है, इसका जीता जागता सबूत इस बार का कुंभ का मेला है। दोस्तों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं जहां भी जाता हूं भारतीय समुदाय से मुफ्त में मिलता नहीं हूं, बदले में कुछ मांगता हूं। देंगे? सब कह देते हैं मोदी कहाँ दोबारा आने वाला है पूछने के लिए, हैं? और आज वो चला गया, अब 4 साल के साथ 3 साल के बाद आएगा, कौन याद रखेगा? मैं ऐसा नहीं, मैं तो पूछूंगा। मांगू? आवाज ढीली हो जाती है। सचमुच में मांगू?
क्या हमारा हर हिंदुस्तानी जो दुनिया में रहता है, कहीं आप पढ़ते होंगे, कहीं फैक्ट्री में काम करते होंगे, कहीं मैनेजमेंट में काम करते होंगे, तो लोकल लोगों से आपका संपर्क आता ही होगा, स्वाभाविक आता होगा। क्या आपने मन में ठानी है कि हर वर्ष कम से कम 5 नॉन इंडियन फैमिली को हिंदुस्तान देखने के लिए धक्का मारूंगा? इतना कर सकते हो क्या? अगर सिर्फ विश्व में फैले हुए हिंदुस्तानी ये तय कर ले कि मैं देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करूं या न, हर एक के पास कहाँ पैसे हैं भाई, वो अपना जिंदगी गुजारा कर लेता है, थोड़ा बहुत बचा लेता है। लेकिन देश सेवा में एक काम जरूर कर सकता है कि मैं एक साल में कम से कम 5 नॉन इंडियन फैमिलीज को भारत देखने के लिए प्रेरित करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, जाने में मदद करूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं भारत का टूरिज्म कितना बढ़ सकता है, कितनी बड़ी सेवा आप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे मांगा है, मैं पूछूंगा हमारे एम्बेसी को कि कितनों ने वीजा मांगा, भाई बताओ। और मेरा मत है हिंदुस्तानी वादा करता है तो निभाता है। लो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप ही हंस रहे हो। मैं आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जब मैं आऊंगा तब फिर से पूछूंगा ये। देखिए, देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं फिर एक बार ऐसे ठंड के माहौल में भी आप यहाँ आए, आपने मुझे आकर के आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।